जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध अलग अलग मोड़ लेता जा रहा है, विश्व के सामने, भारतवर्ष के सामने, रूस के सामने, चीन के सामने, अमेरिका के सामने, मिडिल ईस्ट के सामने, सबके सामने नई नई चुनौतियां पैदा हो रही। अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। चुनौतियों से बहुत सारे देश आर्थिक परेशानी में फंसने वाले हैं, जिसमें भारतवर्ष भी एक है। अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं, अलग अलग तरह की वीडियो बन रही हैं, अलग अलग तरह के क्लेम किए जा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, पता चलाना बहुत मुश्किल है। ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने इजराइल का जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उसको उड़ा दिया है। उन्होंने उस जगह हमला किया है जहां पे नेतन्याहू का ऑफिस है। ये भी उन्होंने दावा किया है कि इजराइल के जो बड़े बड़े सेना के कमांडर्स हैं उनको उन्होंने मार दिया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल का जो परमाणु केंद्र है उस पे भी उन्होंने आक्रमण किया है। दूसरी तरफ से इजराइल ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि उसने ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं उनको उड़ा दिया है, उनके बहुत मिलिट्री बेसेस, एयर बेस को उड़ा दिया है, जहां से मिसाइल्स के प्रोग्राम को संचालित करा दिया जाता है उसको उड़ा दिया है। ये भी खबरें मिल रही हैं कि ईरान की तरफ से इतनी ज्यादा मिसाइल्स दागी जा रही हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, और दुबई के अंदर जहां हमारे देश के बहुत सारे लोग यात्रा करने जाते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और मंत्री भी दुबई में फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, ऐसी सूचना दी जा रही है। और लोग वहां पे, लेकिन कम से कम वहां के क्राउन प्रिंस ने एक बात कह दी है कि जिन जिन के वहां पे होटल स्टे थे और इस समस्या की वजह से उनको वापस नहीं जाने पा रहे हैं, वो उनके होटल स्टे का खर्चा वहां की सरकार देगी। ये सदाशयता तो कम से कम उन्होंने दिखाई है। लेकिन जो करोड़ों भारतीय हैं जो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा भारतवर्ष में भेजते हैं, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी मौजूद होती है, और ये भी अफवाहें उड़ रही हैं, अब ये अफवाहें उड़ रही हैं कि नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उनकी जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनके बहुत कम अभी अंश दिखाई पड़े हैं। बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो इजराइल के कब्जे में हैं, क्योंकि ये बताते हैं जो एप्स्टीन था वो इजराइल का एजेंट था और इजराइल द्वारा ही सब कुछ संचालित था, और उसके पास ऐसी ऐसी फाइल्स हैं और सूचनाएं हैं जो कि अगर जनता के सामने आ गई, विश्व के सामने आ गई, तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत भद पिटेगी और उनके बहुत सारे तथाकथित 56 इंच के मित्रों की भी। पता नहीं किस बात में कितनी सच्चाई है। जो ईरान कह रहा है वो भी कितना सच है, इजराइल कह रहा है जो कितना सच है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है कि जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे थे, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं ईरान को 24 घंटे के अंदर ठीक कर दूंगा, जैसे कि वो बमबारी करेंगे और उसके बाद उनके टैंक से उतर के उनके आर्मी जनरल्स वहां पे रोल्स रॉयस में तेहरान के अंदर घूमेंगे और वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। केवल वहां के कुछ गद्दार लोगों के, ईरान के गद्दार लोगों की वजह से वहां के जो अयतुल्ला खैमेनी साहब हैं और उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। और ये भी इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस मार्केट में आ रहे हैं कि एक तरफ भारतवर्ष होली मना रहा है, हम लोग होली का उत्सव मना रहे हैं, प्यार का उत्सव मना रहे हैं, मेलजोल का उत्सव मना रहे हैं, और ये उत्सव तब मनाया जा रहा है जबकि इजराइल के अंदर 160 छोटी छोटी बच्चियां, अबोध बच्चियां जो स्कूल पढ़ने गई थी, वहां पे उनके स्कूल के अंदर इजराइल ने जिस प्रकार का नापाक आक्रमण किया और उनके बस्तों को, उनके शरीर को, क्षत विक्षत शरीर को जिस प्रकार चीथड़े में बदल दिया, उस समय हम भारतवासी
शायद होली का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर भी, देश के बड़े भूभाग में, बड़े लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अलग-अलग हैदराबाद में, अलग-अलग जगह जिस प्रकार से शिया समुदाय के लोग इसमें दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं और इस बात का प्रण ले रहे हैं कि वो खamenei साहब के साथ खड़े हैं और ईरान के साथ खड़े हुए हैं। उस समय अब ये जो वीडियो मार्केट में आ रही हैं और बताया जा रहा है कि हम जो ये अपने नेतन्याहू हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को और उनके मित्र, तो ऐसा लग रहा है जैसे जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में है, बनाम उन लोगों का जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है, उनके बीच का युद्ध हो गया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का नाम है, बहुत बड़े पूंजीपतियों का नाम है, बहुत बड़े स्कॉलर्स का नाम है। यूरोप के बड़े-बड़े मंत्रियों का नाम है, एडवाइजर्स का नाम है। ब्रिटेन के क्राउन प्रिंस के छोटे भाई का नाम है। भारत के भी कुछ लोगों का नाम है, मंत्री जी का नाम है, लेकिन मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हो रहा। ये भी अब खबरें आ रही हैं कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद शायद उनकी एप्स्टीन से मुलाकात कराने की व्यवस्था हुई थी। कितनी सच है, कितनी झूठ, ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना आभास तो होता है कि एप्स्टीन फाइल में नाम वाले एक तरफ और एप्स्टीन फाइल में नाम न वाले भी एक तरफ। चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, इनमें से अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया। लेकिन इसके साथ-साथ जो एक बहुत बड़ी समस्या नई उपज रही है। अब ये देखना है कि मोदी जी इससे कैसे निपटेंगे और देश इससे कैसे निपटेगा, क्योंकि इस समय देश मिस करेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो महान अर्थशास्त्री थे और जिनको पूरा विश्व बड़े ध्यान से सुनता था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के एमबीए वो नहीं थे। आपको याद होगा कि एक समय इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस के दाम $140 पर बैरल हो गए थे। $140 पर बैरल, और 85% ऑयल हम आयात करते हैं। उस समय हमारे देश के अंदर, क्योंकि उसी क्रूड से रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल हम लोगों को मिलता है, हमको ₹70 का पेट्रोल और ₹55 का डीजल मिला करता था। और पिछले 11-12 साल से अंतर्राष्ट्रीय वजहों से जो क्रूड प्राइसेस हैं, वो $50-60 के आसपास हैं। अभी 10 दिन पहले तक वो $60 पर बैरल थे और कोविड के समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो $0 पर बैरल के थे। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की जनता को तेल के दामों में कोई छूट नहीं दी गई थी। सरकार ने भरपूर टैक्सेस बढ़ा के वसूली की थी और हमको तेल ₹100 का मिला था, पेट्रोल ₹100 का और ₹90 का डीजल। लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई और जब से ईरान ने उस खाड़ी को सुरंगें बिछा दी हैं और 6 वहां पे तेल वाहक जहाजों को उड़ा दिया है, उसकी वजह से हमारा ज्यादातर तेल जो है उसी फारस की खाड़ी से आता है, हरमोज खाड़ी से आता है। और उसमें ईरान ने जिस प्रकार से अटैक किया है, उससे तेल के दाम $81 तो क्रूड के प्राइस हो गए हैं। $60 से $81 और रोज 3-4% बढ़ रहे हैं। और इस खाड़ी से अगर तेल नहीं आएगा, घूम के आएगा, तो उसके दाम बढ़ेंगे। और अमेरिका की दादागिरी की वजह से कि हम ईरान और रूस से तेल नहीं खरीद सकते, दाम और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये दाम भगवान न करे $150 पर बैरल पहुंच जाएं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में पहने थे। और अगर उसी प्रकार से सरकार टैक्स वसूलती रही और हमारा शोषण करती रही, तो भक्तों की भी वो एक मुराद पूरी हो सकती है कि तेल, अगर पेट्रोल ₹200 भी खरीदना होगा, तो भी हम मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। वो हो सकता है थोड़े दिनों में पूरा हो जाए। कमजोर होता हुआ रुपया, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस का बढ़ना, तेजी से बढ़ना, हरमोज की खाड़ी में ईरान द्वारा सुरंग बिछा के उसको बाधित कर देना, रूस और ईरान से तेल न खरीदना, रुपए का कमजोर होना, ये सारी चीजें भारत की अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार का असर डालेंगी। और इसके साथ साथ एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा, इसके साथ साथ शेयर मार्केट जैसे टूट रहा है, भारत का शेयर मार्केट जैसे टूट रहा है। क्योंकि देखिए, उन देशों को जिनके यहां तेल का उत्पादन होता है, उनको तो इस व्यवस्था से कुछ फायदा भी हो सकता है, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन भारत जैसा देश
जो तेल का आयात करता है उसकी इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित होगी, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट होने वाली चीजों के दाम बढ़ेंगे, रुपए कमजोर होने से और ज्यादा बढ़ेंगे। अब देखना है कि भारत के, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हिम्मत करते हैं क्या, रूस से दोबारा तेल खरीदने की हिम्मत करते हैं क्या। लेकिन जो ये अफवाहें उड़ रही हैं, ये एप्स्टीन फाइल का डर दिखा के डोनाल्ड ट्रंप, और जिस प्रकार से ईरान आक्रमण कर रहा है, हर जगह आक्रमण कर रहा है, अमेरिका के मित्र राष्ट्रों पे आक्रमण कर रहा था, ये किसी ने सोचा नहीं होगा कि ईरान इस तरह का पलटवार इतना ज्यादा तीव्रता से करेगा। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था, और इतने ज्यादा मिसाइल्स उनके पास हैं, और उन्होंने यह निर्णय ले लिया है कि अगर हमारे सबसे बड़े नेता, सर्वोच्च नेता को आपने इस तरह से मारा है तो पूरे विश्व को, अगर आप समझते हैं कि अपने दादागिरी का केंद्र बना लेंगे, और जिस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लाए और विश्व ने चू नहीं की, उसी प्रकार से ईरान के साथ अमेरिका कर रहा है, और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। चीन भी बोलने के लिए तैयार नहीं, रूस भी बोलने के लिए तैयार नहीं, भारत जैसा बड़ा देश भी बोलने को तैयार नहीं। तो कहीं वो स्थिति विश्व के अंदर ना आ जाए, ये हर बड़ा देश अपने आसपास के देशों को निगल ले और बाकी लोग चुपचाप देखते रहें, यूएनए जैसी संस्था का श्राद्ध हो जाए, वो कोई कार्रवाई न करे, ऐसा न हो, और विश्व को शांति की, जिससे हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय होली का उत्सव, प्यार का उत्सव मना सकें। कम से कम इस प्रकार का नरसंहार किसी भी पक्ष को नहीं करना चाहिए, और भारत जैसे महान राष्ट्र को किसी भी नरसंहार का विरोध करना चाहिए, चाहे एप्स्टीन फाइल पे हो, जिनका नाम वो सत्ता में चढ़ा हटा दिए जाएं या उनको फांसी दे दी जाए, लेकिन भारत माता का नुकसान नहीं होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।